Assalamu alaikum. My name is Mira Tanveer, and today's lecture is also one of the lectures which is the continuity of the topic carbohydrates. जैसा कि थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कशन है रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो इसमें जो आप लैब में आइडेंटिफाई करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को जो टेस्ट करते हैं उसकी केमिस्ट्री भी जो है वो डिस्कस होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो उससे सबसे पहले जो चीज देख लेते हैं वो ये है कि देयर आर हाउ मेनी रिएक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें टोटल जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो है 8। अब जो रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसे रिएक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स भी कहते हैं। और आप इसे मैं इस तरह से भी आपसे पूछ सकती हूँ व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के भी जो रिएक्शंस है वो इस तरह से ही होंगे। अब इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन है दैट इज द रिएक्शन विद हाइड्रोजन्स to form osazones, reduction to form sugar alcohols, oxidation to produce sugar acids, gluconic acid, glucuronic acid, glucaric acid, reducing action of sugars in alkaline solutions, actions of acids, dehydration, action of bases, formation of glycosides, formation of esters। अब ये वो सारे रिएक्शंस हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो शो करते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है वो देखते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जब हाइड्रोजीन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। ठीक है, तो जो पहला रिएक्शन है दैट इज द रिएक्शन विद हाइड्रोजीन्स टू फॉर्म ओसाजोन्स। अब इसके पहले ये जो सामने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ये देख लेते हैं। These are actually phenyl osazones. These are shallow crystalline compounds. These are produced by heating sugars with solution of phenylhydrazine. Glucose react with 3 molecules of phenylhydrazine, form glucosazone. ये रिएक्शन क्या है? How carbohydrates react with the hydrazines. अब यहाँ पे ये आपके लैब के जो टेस्ट है ओसाजोन की उसकी केमिस्ट्री भी है। कैसे है केमिस्ट्री कि अब लैब में जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं ओसाजोन के सैंपल सोल्यूशन है उसमें ओसाजोन सोल्यूशन ऐड किया जिसमें फिनाइल हाइड्राजीन है, सोडियम एसिटेट है, ग्लाइकोलिक एसिड है, इसको हीट किया। हीट करने के बाद टेस्ट ट्यूब में जो है वो क्रिस्टल्स अपीयर होते हैं। वो जो क्रिस्टल्स हैं दीज आर द ओसाजोन्स। अगर ग्लूकोज के ओसाजोन होंगे तो उसे ग्लूकोसाजोन कहेंगे। इस तरह के फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, इसे उसके साथ ओसाजोन्स का वर्ड जो है वो ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन शो किया गया है दैट इज ऑफ द ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है वो जब हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे आपके पास ग्लूकोसाजोन बन गया। अब ग्लूकोसाजोन क्या है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोजीन्स हैं वो जो है वो ऐड होंगे और आपके पास जो है वो ओसाजोन बन जाएगा। जब ग्लूकोज का सैंपल जो है उसके आप ओसाजोन बनाएंगे तो वहां पे जो आपको क्रिस्टल्स नजर आएंगे वो उस क्रिस्टल का जो केमिकल फॉर्मूला है ये वाला जो है वो उसका केमिकल फॉर्मूला है और उसकी जो शेप है वो डिफरेंट होगी। हर कार्बोहाइड्रेट की ओसाजोन की शेप जो है वो डिफरेंट होगी। ये आपको टेस्ट ट्यूब में नजर नहीं आएगी। आपको टेस्ट ट्यूब में नजर आएगा कि क्रिस्टल्स जो है वो बन गए हैं लेकिन उसकी शेप आपको माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो क्लियरली विजिबल होगी। अब यहाँ पे जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो यही है जो मैंने अभी आपसे बात की। कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 आर इन्वॉल्व इन दिस केमिकल रिएक्शंस। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मेनोज जो है वो इनके स्ट्रक्चर्स जो है वो सिमिलर हैं। तो यहाँ पे इनके जो ओसाजोन बनेंगे दे विल बी नीडल शेप, उनकी शेप जो है वो सेम होगी। ग्लेक्टोज जो है उसमें कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस है तो यहाँ पे उसके ओसाजोन तो बनेंगे लेकिन उसका डेरिवेटिव होगा। लैक्टोज के लैक्टोसाजोन्स बनेंगे, माल्टोज के माल्टोजोन्स जो है वो बनेंगे। सुक्रोज जो है वो ओसाजोन नहीं बनाता लेकिन यहाँ पे एक सेक्शन भी है क्योंकि सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मोनोमर से मिलके जो है मोनोसेक्राइड से मिलके बनता है। तो जब सुक्रोज को जो है वो ओवर हीट कर दिया जाता है या उसे 15 to 30 मिनट्स तक हीट किया जाता है तो सुक्रोज अपने मोनोसेक्राइड्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और मोनोसेक्राइड्स जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों की नीडल शेप क्रिस्टल्स बनते हैं तो वहां पे भी ओसाजोन जो है वो शो होते हैं। इस तरह से आप जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टेस्ट ट्यूब में पहले सैंपल सोल्यूशन है उसमें जो है वो आपने सारे रिएजेंट्स को ऐड किया, मिक्स किया, हीट किया। ये क्रिस्टल्स आपको अपीयर हुए, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आपने उसकी शेप को ऑब्जर्व कर लिया। अब ये फ्रुक्टोज की जो है वो केमिकल रिएक्शन है।
अब यहाँ पे इस चीज से जो है वो घबरा नहीं जाना कि ये जो है यहाँ पे बेंजीन जो है वो क्यों लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी C6H5 है, आप चाहें तो यहाँ पे भी C6H5 जो है वो लिख सकते हैं। अब केमिकल फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पे आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, आपने किसी का भी स्ट्रक्चर बनाया है उसके साथ आप ये स्ट्रक्चर जो है वो लिखेंगे। C6H5NH2 लिखने के बाद आपने उसी तरह से सारा जो है वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर लिख देना है। बस डिफरेंस क्या आएगा, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड लगा के लिख के ऐड करके, तो यहाँ पे आपने नाइट्रोजन के साथ उसका बॉन्ड बना के साथ में बाकी एटम्स जो है वो देने हैं कि रिएक्शन जो है वो सब में ऐसे ही रहेगा, ये याद करने के लिए। अब ओसाजोन की केमिस्ट्री समझ आ गई कि कार्बोहाइड्रेट्स जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ओसाजोन जो बनाते हैं, इसमें जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 जो है वो इन्वॉल्व हैं। ग्लूकोज ओसाजोन बनाते हैं, मेनोज ओसाजोन बनाते हैं। अभी क्या है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, तो इनके जो ओसाजोन बनेगी उनकी शेप भी जो है वो सेम होगी, दैट विल बी द नीडल शेप क्रिस्टल्स। अब यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो नीडल शेप क्रिस्टल्स बनाते हैं। लैक्टोज लैक्टोज जो है वो फ्लफी बॉल शेप क्रिस्टल्स बनाएंगे। माल्टोज जो है वो सनफ्लावर शेप। मैं दोबारा से ये बात रिपीट कर रही हूँ कि जो टेस्ट ट्यूब में आपको क्रिस्टल्स नजर आते हैं कि क्रिस्टल्स जो है वो बन गए, लेकिन उसकी शेप जो है वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होती। उसको ऑब्जर्व करने के लिए आप माइक्रोस्कोप जो है वो यूज करते हैं। अब जब माइक्रोस्कोप आप यूज करते हैं तो वहां पे आपको उसकी शेप जो है वो क्लियरली नजर आ गई। अब क्योंकि हर कार्बोहाइड्रेट की के ओसाजोन की शेप जो है वो पर्टिकुलर है, एक खास शेप है, तो उससे आइडिया हो जाता है कि ये कौन सा जो है वो मोनोसेक्राइड है, और इस टेस्ट को जो है वो यूज किया जाता है, इस केमिकल रिएक्शन को यूज किया जाता है एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। देन रिडक्शन टू फॉर्म शुगर अल्कोहल्स। अब अल्कोहल्स जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स शो करते हैं। अब अगर कार्बोहाइड्रेट्स की रिडक्शन होगी तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल है, ग्लूकोज की रिडक्शन होगी तो वो सॉर्बिटोल है, इसी तरह मेनोज, लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज जो है इनकी रिडक्शन होगी और ये ओल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक एडिशनल चीज है, मेनोज जो है वो मैनिटोल में कन्वर्ट होता है इसकी रिडक्शन से। तो जो मैनिटोल है इसकी जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है वो ये है कि सेरिब्रल एडिमा में यूज होता है एज अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक। सेरिब्रल एडिमा क्या है कि ब्रेन में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन, दैट इज द सेरिब्रल एडिमा। सोर्बिटोल कॉन्ट्रीब्यूट्स इन एन अर्ली कैटरेक्ट फॉर्मेशन। कैटरेक्ट क्या है कि आई में एक व्हाइट कलर का स्पॉट जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है, क्लाउडी स्पॉट होता है, और वो स्पॉट जो है वो विजन को इम्पेयर कर देता है। अब यहाँ पे मैं लेक्चर नंबर 1 की जो है वो एक स्लाइड जो है वो ऐड कर रही हूँ, दैट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स। अब यहाँ पे आपने जो पढ़ा था वो था कि जो शुगर मोनोसेक्राइड्स की एक टाइप है शुगर अल्कोहल्स। अब इस केमिकल रिएक्शन से आपको ये आइडिया हो गया कि शुगर अल्कोहल्स कैसे बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जब रिडक्शन होगी वहां पे जो है वो अल्कोहल्स बन जाते हैं। देन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन जब कार्बोहाइड्रेट्स की होगी तो ऑक्सीडेशन से ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड और ग्लूकैरिक एसिड बन सकते हैं। अब यहाँ पे जो याद रखना है ना, ऑक्सीडेशन में कार्बन नंबर याद रखना है। अगर ऑक्सीडेशन जो है वो कार्बन नंबर 1 पे हो रही है तो वो ग्लूकोनिक एसिड है। कार्बन नंबर 1 और 6 पे हो रही है तो ग्लूकैरिक एसिड है। कार्बन नंबर 6 पे है तो वो ग्लूकोरोनिक एसिड है। तो आपको इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर याद नहीं रहता कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो कौन से कार्बन पे अटैच है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट वर्ड है दैट इज के ऑक्सीडेशन कौन से कार्बन पे जो है वो हो रही है। अब इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लूकोनिक एसिड इट फॉर्म्स बिकॉज ऑफ माइल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर एट कार्बन नंबर 1. Glucuronic acid it is formed because of oxidation at carbon number 6. Glucaric acid is formed when the oxidation occur at carbon number 1 and 6. फिर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद कर लें। स्ट्रक्चर याद करने के बाद उसी स्ट्रक्चर को 3 दफा जो है वो लिख लें और कार्बन नंबर 1 पे ऑक्सीडेशन करवा दें, 6 पे करवा दें, 1 और 6 पे करवा दें, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो वहां पे उसकी जो है वो नेमिंग कर दें। दैट विल बी द केमिकल रिएक्शन ऑफ या ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ पहले जो डिस्कशन हो गया दैट इज द रिडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म द अल्कोहल्स। अब अगर कार्बोहाइड्रेट्स की रिडक्शन हो रही है अल्कलाइन सोल्यूशन में तो वो कैसे हो रही है।
अब शुगर्स जो है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन जो है दैट इज द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन नंबर 1, दैट इज फ्री एंड दैट इज नॉट अटैच टू द एनी अदर स्ट्रक्चर। तो क्या होगा कि वहां पे उस एनोमेरिक कार्बन की ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट वो कर सकता है। अब क्या होगा कि जब वो एनोमेरिक कार्बन खुद रिड्यूस होगा तो अदर जो एजेंट्स है उनको वो ऑक्सीडाइज कर देगा। अब इस केमिकल रिएक्शन की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बेनेडिक्ट और बारफोर सॉल्यूशन। ये दोनों जो है वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेस्ट के तौर पे जो है वो यूज होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। अगर बेनेडिक्ट टेस्ट की बात करूं तो ये रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होते हैं। और जो बारफोर्स टेस्ट है इसे भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग या पर्टिकुलरली इसे जो है वो ज्यादातर जो है वो देखा जाता है कि कितने टाइम में जो है वो बना है, रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बने हैं, ताकि पता चल सके कि मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है। ये दोनों की प्रिपरेशन है। अब अगर आप इनकी कॉम्पोजिशन देखें, बेनेडिक्ट में कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम कार्बोनेट को जब आप मिक्स करके वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास जो सोल्यूशन बनता है दैट इज अ बेनेडिक्ट रिएजेंट। बारफोर रिएजेंट को बनाने के लिए कॉपर एसीटेट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, उसमें पोटेशियम एसिटिक एसिड को ऐड कर दिया जाता है। दोनों में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉपर, इसमें कॉपर सल्फेट है और इसमें कॉपर एसीटेट है। कॉपर जो है वो इन दोनों में कॉमन है। अब क्या है कि जब एल्डिहाइड जो है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, ये यहाँ पे जो है वो क्यूप्रस ऑक्साइड आयंस जो है वो बनेंगे जो कि सेटल डाउन हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो क्यूप्रस आयन बन रहे हैं वो जो सेटल होते हैं वो आपको रेड कलर के अपीयर होते हैं। बेनेडिक्ट और बारफोर टेस्ट में आपको रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स नजर आते हैं, वो क्या है, वो क्यूप्रस ऑक्साइड के जो है वो प्रेसिपिटेट्स हैं। और वो जो क्यूप्रस ऑक्साइड है दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी केमिस्ट्री आई होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। अब है एक्शन ऑफ एसिड्स। अब अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहां पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है अल्कलाइन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में। तो एसिड की प्रेजेंस में डाइल्यूट एसिड्स जो हैं, मोनोसेक्राइड्स आर रेजिस्टेंट टू रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिमूव वाटर फ्रॉम द हेक्सोसिस एंड मेक फर्फ्यूरल्स और रिलेटेड कंपाउंड्स। These फर्फ्यूरल्स हैव characteristic color. It is basis of the Mollis's test. मॉलिशियस टेस्ट को यहाँ पे रिकॉल करें कि मॉलिशियस टेस्ट आप कैसे परफॉर्म करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में सैंपल सोल्यूशन में मॉलिशियस रिएजेंट, इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आप इस टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड को अलोंग द साइड वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब जो है वो ऐड करते हैं। जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं, सैंपल सोल्यूशन जिसमें मॉलिशियस रिएजेंट मिक्स है वहां पे आपको बबल्स जो है वो बनते हुए नजर आते हैं और वहां पे जो टेस्ट ट्यूब का पोर्शन है वो हीट अप हो जाता है और वहां पे आपको एक रिंग अपीयर होना जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है, दैट इज द फर्फ्यूरल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जब टेस्ट ट्यूब को स्ट्रेट किया जाता है तो फर्फ्यूरल कॉम्प्लेक्स जो कि वॉयलेट और पर्पल कलर का है वो नजर आता है। अब जो मॉलिशियस टेस्ट जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एसिड्स। अब वहां पे जो मेन रोल है दैट इज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या होगा कि अगर आपके पास सैंपल ग्लूकोज का है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, ऐड करने के बाद जितने भी यहाँ पे OH के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिहाइड्रेशन के थ्रू जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, क्योंकि मॉलिशियस रिएजेंट में अल्फा नेप्थोल प्रेजेंट है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये अरेंजमेंट होगी। ये अरेंजमेंट के बाद वहां पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है पर्पल वॉयलेट कलर का, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉलिशियस टेस्ट के वहां पे पर्पल और वॉयलेट कलर का जो है वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डिहाइड्रेशन करवा देता है। इस तरह से एसिड्स जो है वो मॉलिशियस टेस्ट की जो है वो बेसिस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ बेसिस। डाइल्यूट अल्कलाइन सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर ब्रिंग रीअरेंजमेंट चेंजेस टू द ग्रुप्स अराउंड एनोमेरिक कार्बन। अब अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाया जाए तो जो एनोमेरिक कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, कार्बन नंबर 1 है, वहां पे रीअरेंजमेंट होगी। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोज में भी जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है तो वहां पे फ्रेगमेंटेशन और पॉलीमराइजेशन भी हो सकती है। अब
ये जो सिंपल बेस के साथ रिएक्शन है और ये एक दूसरे में जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है। ग्लाइकोसाइड्स की अगर बात की जाए तो ग्लाइकोसाइड्स जो है वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट है और एक नॉन कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट है। These are compounds in which a carbohydrate residue is attached by a acetyl linkage at the anomeric carbon atom to an alcoholic residue called aglycone, which is a non-carbohydrate. जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है उसे ग्लाइकोन कहेंगे और जो नॉन कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है उसको एग्लाइकोन पार्ट कहेंगे, जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट है। हम क्योंकि एनोमेरिक कार्बन अल्फा और बीटा है, ग्लाइकोसाइड्स भी अल्फा और बीटा होंगे। और यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने के लिए है वो ये है कि जब कार्बोहाइड्रेट नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा तो वो होगा विद द हेल्प ऑफ OH और अमाइन ग्रुप। दिस इज द पॉइंट विच इज टू बी नोटेड। एग्जाम्पल्स में है शुगर न्यूक्लियोसाइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, और मेडिसिनल एग्जाम्पल्स में है डिजिटैलिस एंड स्ट्रोफेंथस। ये क्या है? ये ग्लाइकोसाइड की एग्जाम्पल है। अगर आप डिजिटैलिस और स्ट्रोफेंथस का स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें एक कार्बोहाइड्रेट पार्ट है और एक नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट है जो कि लिंक्ड होंगे विद ईच अदर थ्रू OH और अमाइन ग्रुप। ये उसकी जो है वो एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। आप इसको जो है वो यहाँ पे जो है वो स्क्रीनशॉट लेके जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं टू राइट डाउन कि अगर आपको जो है वो रिवीजन के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स बहुत सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हैं वहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये जो OH ग्रुप्स हैं दे कैन बी esterified to give esters with the such as phosphatases, acetases, propionates, stearates. Breakdown of glucose by animal tissue involves in production of phosphatases of sugars and sugar derivatives. इसमें कोई भी चीज ऐसा समझने वाली नहीं है। Nucleoproteins of cells also contain phosphatases of ribose or मतलब यहाँ पे DNA और RNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें क्या है? राइबोज शुगर है और डीऑक्सीराइबोज शुगर है। और ये जो है वो MCQs भी है कि DNA में कौन सी शुगर प्रेजेंट है, RNA में कौन सी शुगर प्रेजेंट है। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो वो रिड्यूस्ड है या कौन सी जो है वो दोनों में से रिड्यूस्ड है, तो ये चीज जो है वो याद रखने वाली है। ये यहाँ पे एग्जांपल है, सिंपल फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन है और यहाँ पे आके फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये सारी रिएक्शंस जो है वो हो गई। इसमें जो बेसिक रिएक्शंस थे वो 8 जो थे वो रिएक्शंस थे। अब इन 8 रिएक्शंस में जो है वो उन रिएक्शंस को कोरिलेट करके डिस्कशन हुई है कि जो आप लैब में जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसकी केमिस्ट्री जो है वो क्या है, राइट। अब क्योंकि ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, अब इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स और उसके डेरिवेटिव्स को फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल यूज को किस तरह से यूज किया जा रहा है। सबसे पहले उसकी देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। अब जो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं दैट दीज एप्लीकेशंस आर कोरिलेटेड विद द फिजिकल फार्मेसी। अब यहाँ पे जो टर्म्स आप देखेंगे दैट विल बी सस्पेंडिंग एजेंट, एमल्सिफाइंग एजेंट, बाइंडर्स, थिकनिंग एजेंट्स, डिसइंटीग्रेंट्स। ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो आप पढ़ेंगे, देखेंगे आप जब ये डिस्कशन होगी। ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है वो फिजिकल फार्मेसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि अगर जो है ग्लूकोज है तो उससे किस तरह से जो है वो यूज किया जा रहा है फार्मास्यूटिकली। अब बाकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपने कंसर्न सब्जेक्ट से जो है उसको क्लियर उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना। Carbohydrates are useful for human beings. They provide basic requirement of life. Food is obtained from starch. Cellulose क्या था? सेलुलोज जो था वो जो था वो पॉलीसेकेराइड था। कौन सा था? हेट्रो था या होमो था? होमो था। ये जो है वो आप रिकॉल करें। सेलुलोज है, आपके कपड़े जो है वो सेलुलोज के बने होते हैं, तो दिस इज द सोर्स ऑफ द सेलुलोज। और सेलुलोज क्लॉथ इंडस्ट्री है और वो फार्मास्यूटिकली जो है वो उसको जो है वो सेलुलोज को बनाते हैं ताकि जो है उसको जो है वो यूटिलाइज किया जा सके। ग्लूकोज स्टैंड सोर्स ऑफ एनर्जी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसको विटामिन सी बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा इसको जो है वो एज अ टॉनिसिटी एजेंट के तौर पे, टैबलेट, बाइंडर और डायलुएंट के तौर पे यूज किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में जैम और सिरप्स बनाने के लिए इसको जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। सुक्रोज स्वीटनिंग एजेंट है, प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज हो रहा है। लैक्टोज को डाइल्यूएंट के तौर पे, एक्सिपिएंट के तौर पे जो है वो यूटिलाइज किया जाता है टैबलेट्स और कैप्सूल्स में। माल्टोज जो है
जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में यूटिलाइज हो रहा है। स्टार्च जो है दैट इज यूज्ड in pharmacy as a diluent, disintegrant, binder, adhesive agent, adsorbent, suspending agent, emulsifying agent. Dextrin is used as a diluent for the tablets. अब ये आपने as it is जो है वो याद करना है। ये सुक्रोज है, लैक्टोज है या माल्टोज है, तो इसका फार्मास्यूटिकली जो है वो क्या यूज है। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, इसको भी टैबलेट और कैप्सूल में जो है वो डिसइंटीग्रेंट एजेंट के तौर पे यूज किया जा रहा है। These are the derivatives of the these are the derivatives. Methyl derivatives of cellulose, ethyl methyl hydroxypropyl derivatives हैं, इनको जो है वो यूज किया जाता है थिकनिंग एजेंट के तौर पे लोशंस में, क्रीम्स में। CMC is used as a thickening agent, which is a carboxymethyl cellulose. Cellulose acetate phthalate is employed as an enteric coated मटेरियल फॉर टैबलेट्स। अब इंटेरिक कोटिंग है क्या, ये भी आपने कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज कर लेना है। ये सारे जो है ये सेलुलोज के डेरिवेटिव्स हैं। तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, अगर बायोलॉजिकल एप्लीकेशन की बात करें तो इनिशियल जो लेक्चर नंबर 1 में सारी चीजें डिस्कस हुई थी, मेरे ख्याल आई डोंट रिमेम्बर, थर्ड और फोर्थ स्लाइड थी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो यूज किस तरह हो रहे हैं, आपकी स्लीप को मेंटेन कर रहे हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, हार्मोन्स की रेगुलेशन के थ्रू मेंटेन कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं, आपकी बॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज जब प्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं तो दे आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स, जब कार्बोलिपिड के साथ बाइंड करती हैं दे आर द ग्लाइकोलिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं, डीएनए आरएनए में पार्टिसिपेट करते हैं, बैक्टीरियल वॉल और प्लांट्स जो है वो बनाने में जो है वो हेल्पफुल है। ये सारी क्या है, ये सारी इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। अगर इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी जो है वो अगर आप सर्च करके ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें अगर कोई पॉइंट याद नहीं भी आता तो यहाँ पे मैंने पढ़ी है मैनिटोल की एग्जांपल जो थी वो डिस्कस की थी, जो कि सेरेब्रल एडिमा में जो है वो यूटिलाइज हो रहा है एज अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक व्हेन द अल्कोहल्स आर रिड्यूस्ड। मैनिटोल और सॉर्बिटोल को जो है इसको, इन दोनों को आप मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के तौर पे भी जो है वो लिख सकते हैं। एंड आई होप सो कि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं। एक क्विक रिव्यू जो है वो दे देती हूँ कि आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन्स के साथ, अल्कोहल्स के एसिड्स के साथ, बेसिस के साथ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अगर हो रहे हैं तो किस तरह से हो रहे हैं, क्या बन रहे हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोसाइड्स और एस्टर्स भी जो है वो बना देते हैं। तो इस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो तब तक जो है वो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो रिवाइज करें, और अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह।